फर्क तो पड़ता है। कर्ज के बढ़ते बोझ के लिए कौन है जिम्मेदार? आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, हिमाचल में आज का सबसे सुलगता यही सवाल है। आय के स्रोत बढ़ नहीं रहे। वित्त आयोग खर्चों और फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने की बात कर रहा है। शनि की वक्र दृष्टि राज्य के वेतन, पेंशन और ऋण वापसी जैसे मदों पर खर्च होने वाले राज्यों के पैसे पर तिरछी हुई जा रही है। आलम यह है, हिमाचल में हिमालय से बढ़ता सरकार के कर्जे का ग्राफ आज 60,000 करोड़ से भी ऊपर चला गया है। तेजी से बढ़ता ये कर्ज परमार के पहाड़ के पाताल में सरकने की पहली बड़ी वजह बनती नजर आ रही है। ऐसे में हमारे प्रदेश के नेता, जिनके हाथ में हम अपने भविष्य की बागडोर थामना चाहते हैं, उन राजनेताओं की सोच क्या है? आज हम यही जानेंगे। इन नेताओं की नजर में कब, कैसे और क्यों बढ़ा हिमाचल में कर्ज। पर पहले एक नजर कुछ आंकड़ों पर। हिमाचल में 1974 में राज्य के ऊपर कर्ज था 340 करोड़। राज्य के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार के 1979 तक के कार्यकाल में ये कर्ज 401 करोड़ तक पहुंच गया। ये वो दौर था जब हिमाचल के गठन के वक्त इस पर्वतीय राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा भी दिया गया और 90% ग्रांट और 10% ऋण के रूप में केंद्र की वित्तीय मदद पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए हिमाचल को मिलती रही। लेकिन साल 2014-15 में केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद राज्य से ये दर्जा छीन लिया गया। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का एक बड़ा झटका हिमाचल को लगा। कांग्रेस इसका जिक्र भी करती है, मगर अपने राज्य में औद्योगिक पैकेज और टैक्स हॉलिडे चला गया, इसका जिक्र कांग्रेस कभी नहीं करती। फिर भी जयराम सरकार में बीजेपी के नए मंत्रियों की टीम को लगता है कांग्रेस ने लंबे समय तक हिमाचल में राज किया। कांग्रेस ने ही भारी भरकम कर्ज की रीत डाली और इस पर्वतीय राज्य को कर्ज के बोझ तले दबा दिया। समय तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है और कांग्रेस की सरकार रहते हुए फजूल खर्ची बहुत ज़्यादा हुई है। अगर आप पिछला उनका रिकॉर्ड निकालेंगे और जो उन्होंने जिस प्रकार से कर्जे लिए और एक लिमिट होती थी कर्जे लेने की, उससे भी वो आगे बढ़े हैं। उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में आज के दिन में श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार है, जो जितना कर्जा उनको लेना चाहिए था उससे कम कर्जे उन्होंने लिए हैं। तो मैं तो उन्हीं को जिम्मेवार समझता हूँ कि ये कांग्रेस के कारण से जो सारा जो आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूबा है, तो मुख्य रूप से कांग्रेस इसकी रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, देखिए, हमने तो विधानसभा के अंदर इनको कहा कि भाई सारी कैबिनेट जाओ, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सारी कैबिनेट दिल्ली जाओ और वहाँ पर प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री से और वित्त राज्य मंत्री से, जो कि हिमाचल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके समक्ष बात रखो कि आप हमारी मदद करो। जब हिमाचल बना था, हिमाचल के गठन के समय पता था कि ये फाइनेंशियली वाइबल स्टेट नहीं है, लेकिन ये लोगों की लोकतांत्रिक ज़रूरतों के मद्देनज़र हिमाचल का गठन हुआ और यही था कि केंद्र हमारी मदद करेगा। लेकिन आज केंद्र ने मदद करने से तो पल्ला झाड़ दिया। 1977 में लगी इमरजेंसी और 23 महीने की इस इमरजेंसी काल के बाद देश में भी सत्ता परिवर्तन हुआ और हिमाचल में भी परमार को हटना पड़ा। 1980 में जब जनता पार्टी की सरकार बागडोर संभालने के लिए आई तो कुर्सी पर बैठे शांता कुमार, 2.5 साल तक चली उनकी सरकार में राज्य का कर्ज 500 करोड़ तक पहुंचा। फिर ठाकुर रामलाल और उनके भी बीच में कुर्सी से हटा दिए जाने के बाद दौर शुरू हुआ केंद्र से खास तौर पर हिमाचल भेजे गए वीरभद्र सिंह का। वीरभद्र सिंह के 1990 तक शासन में रहते रहते ये कर्ज 1388 करोड़ हुआ। 1992 में बीजेपी शासित शांता कुमार की सरकार के बाबरी मस्जिद घटना के बाद फिर 2.5 साल में हुई रुसवाई के बाद राज्य का कर्ज 1992-93 में 1675 करोड़ जा पहुंचा। दरअसल ये वो दौर था जब तक ये माना जाता रहा कि बढ़ता कर्ज अभी राज्य के हाथ से फिसला नहीं है, मगर राज्य में कर्ज का विस्फोट अभी बाकी था। वजह थी राज्य के वन जैसे संसाधन पर कटौती केंद्र थोपता जा रहा था। दूसरी तरफ राज्य अपने गठन के साथ केंद्र की आर्थिक मदद की बैसाखियों के साथ ही चलने की दुहाई ही हर समय देता रहा, पर वेतन, पेंशन और ऋण वापसी का खर्चा बढ़ता रहा। वर्ष 2005-06 तक ये हमारे बजट का 84% हिस्सा खा जाता था। ऐसे में पनविद्युत परियोजनाओं के दोहन से एक टिमटिमाती उम्मीद जरूर रही, मगर वो अपने शैशव काल में थी और ऐसे में हिमाचल की बेबस सरकार सिर्फ कर्ज पर कर्ज लेने के लिए ही मजबूर दिखाई दी। 1980 से 1990 के दशक में
हिमाचल का कर्ज 10 साल में दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा था। 1990 से 93 तक ये रफ्तार 2.5 गुना ही थी, लेकिन 1993 से 1998 तक की वीरभद्र सरकार ने और फिर गठबंधन की धूमल सरकार के समय में ये रफ्तार अचानक 10 साल में 3 गुना बढ़ गई। 1998 में हिमाचल का कर्ज 5,885 करोड़ हुआ और 2003 में धूमल सरकार के जाते जाते 14,586 करोड़। तिगुनी रफ्तार से बढ़ता हिमाचल का ये कर्ज उठाने का कदम एक बड़ा विस्फोट साबित हुआ और ऐसे में राजनेताओं के अपने अपने तर्क सामने आते रहे और आज भी आ रहे हैं। बदलते बदलते जो है वो आज, अब देखो, अगर मान लो दिल्ली से पैसा मांगा तो दिल्ली से क्या जवाब मिला कि आप अपने जो है वो साधन पैदा करो और जो लिमिट है लोन लेने की वो उसको आप बढ़ा लो। अब वो 2% बढ़ी ना 3% से, अब 2% अगर बढ़ी है तो वो, क्योंकि दिल्ली का हाल तो भी ख़राब है, तो दिल्ली से पैसा मिल नहीं रहा है और अब कहा गया कि राज्य अपने तौर पे जो है वो साधनों को बढ़ाएं और वो अपनी जो उनकी जो लिमिट है लोन लेने की उसमें उन्होंने जो है वो कहा कि इसको बढ़ा लीजिए आप। देखिए, 9th फाइनेंस कमीशन जब हिमाचल प्रदेश में आया था, हमने रॉन्ग प्रोजेक्शंस दी थी और वो रॉन्ग प्रोजेक्शंस की वजह से आज तक हम उसका भुगतान भुगत रहे हैं। अब तो 15th फाइनेंस आ गया और 15th फाइनेंस आने के बाद अब हमने अपने आप को स्टेबलाइज करना शुरू किया। पिछली गवर्नमेंट में जो लोन्स लिए गए थे उनकी हमने अपना रीपेमेंट भी शुरू कर दी है और टू अ गुड अमाउंट ऑफ 19 करोड़ हमने रीपेमेंट भी की है। सो एक प्रोसेस ऑफ चेंज आ रहा है। हमारी गवर्नमेंट का एम्फेसिस जो है वो रेवेन्यू जनरेशन पे भी है और हमारा एक नए एवेन्यूज खोलने का भी है। इस समय जो वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हुई है, उसमें पार्टली जिम्मेवार भारत सरकार भी है। भारत सरकार ने जो हमें टैक्सेस का शेयर देना था वो 19-20 से बंद कर दिया। जब उन्होंने टैक्सेस का हमारा शेयर नहीं दिया, वो टैक्सेस हमारे पहले हम सेल्फ खुद जनरेट करते थे और हमारे बजट में वो अब्जॉर्ब होते थे, मगर जब जीएसटी लगी पूरे कंट्री में तो भारत सरकार ने हमें शेयर देना था। जब भारत सरकार ने अपनी टैक्स कलेक्शन नहीं की तो उन्होंने हमें भी शेयर नहीं दिया। जब हमें शेयर नहीं दिया तो हमें बोरोइंग करनी पड़ी। नेताओं की इस भीड़ में सबके पास एक दूसरे को दोष देने के लिए अपने अपने तर्क हैं, मगर इस भीड़ में एक नेता ऐसा भी है जिसे दोष न कांग्रेस का लगता है और न भाजपा का। कुछ को लगता है घी पीकर कर्ज उठाने की रीत वीरभद्र सिंह सरकार की देन है और कुछ के लिए कर्ज मजबूरी है, मगर केंद्र को अपनी उदारता नहीं छोड़नी चाहिए। यानी केंद्र की आर्थिक बैसाखियों का सहारा ही हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य के लिए जरूरी बना हुआ है। निश्चित तौर पर कर्ज लेकर भी विकास किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन महज कर्ज लेकर मौज मस्ती में उड़ाया जाए ये गलत बात है। मेरा मानना है कि कर्ज विकास की योजनाओं के अंतर्गत लेना चाहिए और योजना के का आकार देकर उस योजना के खिलाफ कर्ज लेना चाहिए। ऐसा लमसम कर्ज लेकर हम उसका जो बुनियादी जो विचार कर्ज लेने का है उसको हम पीछे छोड़ देते हैं और विकास पीछे रह जाता है। मैं जब 2003 में पहली बार विधानसभा पहुंचा था और पहला बजट माननीय वीरभद्र सिंह जी ने प्रस्तुत किया था, उसमें एक संस्कृत में वाक्य लिखा था। मुझे संस्कृत तो आती नहीं है, लेकिन उसका मतलब था कि अगर उधार लेकर के घी भी पीना पड़े तो पीना चाहिए। यानी कि इसकी शुरुआत किसने की कि हमने जब 9th फाइनेंस कमीशन जब आया था तो प्रदेश की जो हमारा जो प्रदेश का सही से हमारी अर्थव्यवस्था का जो था वो चित्रण जो था वो उसमें प्रस्तुत नहीं कर पाए, अपना पक्ष जो था वो नहीं रख पाए। कर्ज तो चाहे कांग्रेस की सरकारें रही चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, लेकिन कर्ज लेना तो मजबूरी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जब बना था तो इकोनॉमिकली वायबल नहीं था। यहाँ पे टैक्सेस जनरेट करना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री भी नहीं आती है, कारोबार का भी एक लिमिटेशन है, तो सरकारों की मजबूरी रही है। मगर प्रश्न ये है कि कोई सी भी सरकार रही हो, उन्होंने अपने खर्चों पे कटौती करने का प्रयास नहीं किया है। मान लीजिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं हैं, गाड़ियों की हैं, स्टाफ की है, ऑफिशियल लेवल पे भी जो मिसयूज़ जो होता है सरकारी संसाधन का, उसको रोकने का प्रयास शायद किसी भी सरकारों ने नहीं किया है।
वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और बात करेंगे आखिर 13वें और 14वें वित्त आयोग ने हिमाचल में किस तरह की परेशानी खड़ी की, जिसने कर्ज की तस्वीर को नया मोड़ दे दिया। जाइएगा कहीं नहीं, लौटेंगे छोटे से इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हिमाचल के बढ़ते कर्ज के लिए कौन जिम्मेवार है, ये सवाल छोटा नहीं है। भविष्य की चिंता के साथ हिमाचल में किसी मुख्यमंत्री को तो इस कर्ज के बढ़ते बोझ से निकलने की राह ढूंढनी होगी। सवाल ये है, क्या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वो मुख्यमंत्री साबित होंगे, या अभी इस करिश्माई मुख्यमंत्री का इंतजार प्रदेश को करना होगा। 1993 में वीरभद्र सरकार के दौरान और फिर 2003 में धूमल सरकार के वक्त कर्ज के बढ़ते बोझ के बीच दो आंकड़े बड़े रोचक अर्थपूर्ण रहे हैं। वीरभद्र सिंह के इस कार्यकाल में पंजाब पे स्केल का अनुसरण करने वाले हिमाचल में रिवाइज सैलरी ने कर्मचारियों को तो जेब भर दी, मगर राज्य पे 350 करोड़ का बोझ डाल दिया। इस तरह रिवाइज्ड पेंशन की वजह से 200 करोड़ का अतिरिक्त भार राज्य पर आ गया। इनमें दैनिक उपभोक्ताओं को रेगुलर करने का एक फैसला ऐसा था जब राज्य के 1,84,000 कर्मचारियों की फौज 2,18,000 तक जा पहुंची। यानी इन 5 सालों में 36,000 रेगुलर कर्मचारियों की बड़ी फौज वीरभद्र सिंह सरकार ने खड़ी कर दी। इसकी वजह से राज्य के ऊपर सालाना 210 करोड़ का कर्मचारी तनख्वाह का अतिरिक्त बोझ पड़ा, जो आज के वित्त आयोग की आंख की बड़ी किरकिरी बना हुआ है। कर्मचारी नियुक्ति और दैनिक भोगियों को रेगुलर करने का सिलसिला पहली बार सत्ता थामने वाली धूमल सरकार ने भी जारी रखा। धूमल ने 3 साल के अंतराल में ही 15,000 नौकरियों का पिटारा खोल कर रख दिया और दैनिक भोगी और रेगुलर कर्मचारियों की फौज 2,27,000 तक पहुंचा दी। इसके साथ ही राज्य में वेतन, पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट अपने चरम पर पहुंचकर राज्य के बजट का 70% हिस्सा निकलता रहा। इसी ने राज्य को कर्ज उठाने से बाहर नहीं निकलने दिया। ऐसे में कर्ज लेने की लकीर किसके वक्त लंबी या बड़ी नजर आती है, ये आरोप और प्रत्यारोप राजनीति में अब भी लग रहे हैं। सत्ता में आने के लिए झूठ तो नहीं बोला जाना चाहिए। या तो आप ये कहते कि आप कह दो हिमाचल प्रदेश की जनता से कि मोदी जी हिमाचल की सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, या केंद्र में हमारी नहीं चल रही है, या केंद्र जो है हिमाचल विरोधी है। कोई स्टैंड तो लो ना। आप कितनी बार दिल्ली जा चुके हैं, आप जो है किसी भी तरफ से पैसा नहीं ला पाए हैं। कांग्रेस के मुकाबले में देखें तो हमारी चेयरमैनों की फौज उसने आधी है और अभी तक प्रोसेस चला हुआ है। और पहले दिन ही वीरभद्र की सरकार ने मेरे ख्याल से 30 चेयरमैन लगा दिए थे। फजूल खर्ची के मुकाबले में हम कांग्रेस का कहीं भी मुकाबला नहीं कर सकते, हम उनके कहीं नज़दीक में नहीं हैं। पर जहाँ तक रही बात प्रदेश को संभालने की, मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत सही दिशा पे चले हुए थे। एक बीच में कोरोना ने आगे काफ़ी कुछ हमारा बिगाड़ दिया, उसके बावजूद भी हमने विकास को नहीं रुकने दिया। देखो, आज की तारीख में तो मजबूरी है, लेकिन सोच से भले ही आपको कुछ कड़वे फैसले लेने पड़े, लेकिन आने वाले समय के लिए अगर देखा जाए, प्रदेश को अगर अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना है तो हमारे को अपने साधनों को कैसे बढ़े, कौन कौन से सेक्टर में हमारे को क्या करना चाहिए, तो उसमें हम लोगों को एक नई सोच से आगे बढ़ने की जरूरत है। नौकरियों के इस खुले पिटारे ने पहले वीरभद्र सिंह और फिर प्रेम कुमार धूमल, इन दोनों नेताओं को राज्य के आम आदमी के दिलों में तो जगह दिला दी, मगर वेतन, पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट पर बजट का बड़ा हिस्सा चले जाने की वजह से लोगों के विकास की जरूरत अधूरी न रह जाए। इस खतरे ने हर पूर्व सरकार के आगे कर्ज पर कर्ज उठाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। कानून में प्रक्रिया है ये, कोई भी राज्य सरकार उतना ही कर्ज लेती है जितना केंद्र सरकार की वित्त मंत्रालय उसे अनुमोदित करता है। ऐसा नहीं है कि कर्ज उठा लिया जाता है, ये कानूनी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से ऊपर ना तो कोई सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, कोई कर्ज नहीं ले सकती। कई बार वीरभद्र जी के नेतृत्व में कई टोलियां केंद्र में गई, लेकिन कभी केंद्र से जब चाहे वो वित्त मंत्री थे, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, हमें कभी जो है वो एक ढेला भी जो है वो केंद्र से
कांग्रेस के इसमें मैं नहीं मिला है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी सक्षम हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब वो जाते हैं, अपना पक्ष रखते हैं और हमें जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के रूप में, विभागों में जो है वो हमें एक सहायता के रूप में मिलता है। हमारे खिलाफ तो आरोप लगाते थे। आप बताओ कि 50 साल में कर्जा सारा 45,000 करोड़ था। 50 साल में अब कर्जा सारा 45,000 करोड़ था और अब जो है बाय द एंड ऑफ देयर इनिंग कर्जा जो है 85,000 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देखें कि ये कितना ज़्यादा कर्जा उठा रहे हैं मतलब कि 35 से 40,000 करोड़ के बीच में सिर्फ जयराम सरकार का कर्जा हो जाएगा। अभी इन्होंने 60,000 करोड़ 61,000 करोड़ तो मान लिया और ये कह दिया कि प्रोजेक्शन 70,000 करोड़ की, और अगले साल तो आपको जीएसटी का रिफंड बंद हो जाएगा। आलम ये रहा, राज्य की तत्कालीन सरकारों ने कर्ज उठाने का कोई जरिया नहीं छोड़ा। केंद्र से लोन, मुक्त बाजार से उठाया गया कर्ज, LIC से कर्ज, फ्लोटिंग डेब्ट, यहाँ तक कि राज्य के प्रोविडेंट फंड तक से लोन उठाए जाने लगे। एक तरफ राज्य के वन जैसे संसाधन सिकुड़कर अब आय का जरिया नहीं बन रहे थे, दूसरी तरफ इन सालों में तिगुनी रफ्तार से बढ़ता कर्ज राज्य की चिंता बढ़ा रहा था। मगर असल खतरा कुछ और था। मोदी सरकार के सत्ता संभालते संभालते योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ली। पहले 13वें और फिर 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें तत्कालीन वीरभद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका बनकर सामने आई। 2005 में पहले ही केंद्र में लाया गया FRBM एक्ट राज्य सरकारों को बेहतर वित्तीय प्रबंधन की सलाह देने के साथ ही अपनी आय का जरिया बढ़ाने की ताकीद कर रहा था। ऐसे में GST और डिवॉल्यूशन ऑफ फंड्स में राज्य के अपने कर केंद्र के आगोश में समाते जा रहे थे। ऐसे में कर्ज ही एक रास्ता बचा रहा और राज्य के तमाम नेता अपनी नहीं दूसरों की नाकामी का आधार बनाकर एक दूसरे पर हमला करने से चूक नहीं रहे हैं। हमारा हक है क्योंकि ये हमारे टैक्सेस थे। अगर हम जिस तरह से पहले लेवी होता था तो हम टैक्स लेवी करते थे, हमारी कलेक्शन होती थी। शॉर्टफॉल अगर कोई होता था, कोई कमी रह जाती थी तो वो हमारी अपनी जिम्मेवारी थी। अब भारत सरकार की कमी के लिए राज्य सरकार क्यों सफ़र करे? अगर आप देखिए उसमें भी अगर भारत सरकार ने राज्य सरकारों को ये कह दिया कि आप लोन लीजिए, बजाय इसके भारत सरकार को ये करना चाहिए था कि कर्ज वो लेते और जो स्टेट का शेयर बनता था कम से कम वो तो शेयर जो है स्टेट को देना चाहिए था। फिजिकल डेफिसिट तो है और हिमाचल का ज़्यादा होगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा पर कैपिटा इनकम अपना कम है, रेवेन्यू रिसिप्ट कम है और हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। एंड वी आर एम्प्लॉय बेस्ड स्टेट। अब एम्प्लॉय बेस्ड स्टेट के साथ साथ हमारा बिजली बोर्ड का आप कंपैरिजन कर लिए, हिंदुस्तान में किसी भी बिजली बोर्ड में इतने मुलाजिम नहीं होंगे जितने हमारे पास हैं। वी आर ओवर बर्डनड ऑल थ्रू आउट और ये हमारी पिछली सरकारों की देन रही है। अब जिस सिचुएशन में अब हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे अपने इकोनॉमी को कैसे स्टेबलाइज करना है। अब देखिए ना, हमने बोरिंग लिमिट से नीचे ही रह के अपने लोन्स को लिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है, जयराम सरकार, ये जिस वायदे पे आई थी कि कर्ज मुक्त हिमाचल बनाएंगे, तभी तो बात होती थी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की, कि केंद्र में हमारी सरकार, हिमाचल में हमारी सरकार, और हम जो है हिमाचल को कर्ज मुक्त हिमाचल देंगे। जनता ने विश्वास किया कि शायद ये जो है फाइनेंशियल पैकेज ले आएंगे, शायद जितना भी कर्ज उस वक्त तक का था ये जो है उससे हिमाचल प्रदेश को मुक्ति करवा देंगे। लेकिन अब बात यहाँ पे जाके पहुँची है कि सरकार चौथे साल के शुरुआत में कानून लेके आ गई कि हम कर्ज की सीमा को डबल करना चाहते हैं। जयराम सरकार के समय 60,000 करोड़ तक पहुंचा कर्ज और GDP के 3 से ज्यादा 5% तक का कर्ज उठाने का कानून लाकर आरोपों की तलवार और तीखी होती चली गई। ये जो पैसा है ये केंद्र को हमें देना था। केंद्र ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हिमाचल प्रदेश सरकार पे बड़ी चालाकी से डाली। मौजूदा शासकों को जो है हमेशा इसके लिए याद रखा जाएगा कि उन्होंने मुंह नहीं खोला केंद्र के आगे। केंद्र ने कहा कि आपने जो आपकी लायबिलिटी है इसको तय करने के लिए जो है कर्जा ले लेना। ये कर्जा केंद्र को उठाना था और कर्जा लेके हिमाचल प्रदेश को देना था। उन्होंने कहा नहीं, आप डायरेक्ट उठा लो। हम 6 बार मुख्यमंत्री रहे, 7 बार मुख्यमंत्री रहे, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। लेकिन हमने अपने इस कार्यकाल में क्या हम प्रदेश को आत्मनिर्भरता की तरफ क्या ले गए।
माननीय हमारी पूर्व की सरकारों ने एक हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एक टैक्स फ्री बजट देने की, यहाँ पर प्रदेश के अंदर हम बजट रखते हैं लेकिन कोई संसाधन जुटाने के लिए जो है वो उसके में कोई किसी तरह के तो कोई टैक्सेस जो है वो नहीं रखते हैं। तो हम वाहवाही के लिए तो ये ठीक है, लेकिन पिछली सरकार में एक साधन जुटाने के लिए एक कमेटी भी बनी थी श्रीमती विद्या स्टोक्स जी के नेतृत्व में। तो अब उसकी कोई रिपोर्ट जो है वो नहीं आई। उसकी रिपोर्ट आई तो क्या पिछली सरकार में उसको इम्प्लीमेंट किया? जो कानूनी प्रक्रिया है कि उस समय भी हमारे को वो जो कानून है वो कर्ज लेने के लिए नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए भी है कि हमारी फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि हम वित्तीय प्रबंधन जो है वो कुशलतापूर्वक करेंगे। और जो हमारे को केंद्र सरकार ने अनुमोदित किया है, केंद्र सरकार ने अनुमोदित किया कि अपने कर्ज के दायरे को आप पहले अपनी विधानसभा में एक्ट के तहत पास किए, जिसके तहत ये एक्ट पास हुआ। और जो 2012 में हमने रेट्रोस्पेक्टिव तो जो कर्ज लिया था उसको भी रेगुलाइज करने की इस एक्ट में बात की गई है। और ये एक निरंतर प्रक्रिया है, ये कोई कर्ज जो है वो दायरों में लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि कर्ज देकर घर को फूका जाता है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह का कहना सही है, घर फूंक कर तमाशा नहीं देखा जा सकता। मगर बढ़ते कर्ज की मजबूरी में एक सवाल बहुत बड़ा है। 15 वित्त आयोग चाहता है कर्मचारी कम हो, उनकी तनख्वाहों का बोझ कम हो, पेंशन कम हो, मगर ये कर्मचारी ही हिमाचल की अर्थव्यवस्था को बाजार में हाँकने की रीढ़ की हड्डी साबित होते रहे हैं। यही नहीं, राज्य में बेरोजगार, वो भी पढ़े लिखे प्रोफेशनल बेरोजगारों की फौज भी तेजी से हर साल बढ़ रही है। ऐसे में कर्मचारियों, उनके वेतन और पेंशन में कटौती का विरोधाभास किसी भी सरकार के लिए ही नहीं, राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। फिर कर्ज से निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब गंभीरता से तलाशा जाना चाहिए। फर्क पड़ता है कि आज के मंथन में इतना ही। कल से इन्हीं सवालों पर इसी समय जनता की प्रतिक्रिया जानेंगे और अगले शनिवार नेताओं की जुबानी जानेंगे कर्ज के बोझ से निकलने का आखिर रास्ता क्या है। तब तक के लिए इजाजत, आप देखते रहिए खबरें अभी तक।